ओके, सो बिफोर वी गो हेड विथ गॉस लॉ, क्योंकि अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 का पहला टॉपिक है गॉस लॉ, बट टू अंडरस्टैंड गॉस लॉ इन डिटेल हमको दो चीज़ें और पता होनी चाहिए जो आपके 11th के बेसिक्स से आता है. नंबर वन इज टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ऐसा है कि चार्ज है फिर नहीं है फिर है फिर नहीं है, मतलब यहाँ पे जो चार्जेस है ना वो कई जगह पे है, बीच में नहीं है. ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट. क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रीट. तो फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा होता है कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस में चार्ज हर जगह पे होता है, तो चार्ज इज एवरीवेयर. तो दूसरा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड टाइप इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. हमको इस चैप्टर में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगने वाला है, तो वी विल सी इन डिटेल कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी तीन टाइप का होता है. एक होता है लीनियर, एक होता है सरफेस और एक होता है वॉल्यूम. तो वी विल नीड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस चैप्टर. तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देयर आर थ्री टाइप्स. कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो इसमें तीन टाइप है. एक है लीनियर, वैसे इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलेंगे हम लोग. तो हम लोग चार्ज डेंसिटी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे. लीनियर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायर है विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन. इसका लेंथ मान लेता हूँ L है. इस वायर पे टोटल चार्ज है Q. फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ द वायर को 10 मीटर मान लो, टोटल चार्ज को 50 कूलम मान लो. तो हर मीटर में कितना हुआ? 5. तो टोटल चार्ज कितना था? 50. टोटल लेंथ कितना था? 10. तो व्हाट इज द चार्ज पर मीटर? 5. तो तुमने क्या किया? टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड किया. बस उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और डिनोट करते हैं लैम्डा से. तो रिमेंबर, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो इसका ऐसा यूनिट आएगा. व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम. और लेंथ का मीटर, तो कूलम पर मीटर. और अगर इसके डायमेंशन निकालने हैं तो भी इजी है. डायमेंशंस ऑफ चार्ज याद होगा, हम कल ही बताया था मैंने. A1 T1 और नीचे लेंथ है, तो डायमेंशनली स्पीकिंग इट इज A1 T1 L minus 1. दिस इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें लीनियर. ओके, देन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक सरफेस जैसा है, मतलब लाइक अ स्क्वायर प्लेट, लाइक अ रेक्टेंगुलर प्लेट. तो उस केस में जो चार्ज है वो पूरे सरफेस पे है, तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से. तो इन सच केसेस हमारे पास होता है एक सरफेस. इस सरफेस पे टोटल चार्ज है Q. इसका टोटल एरिया है A. ठीक है, कैपिटल Q स्मॉल q जो बोलना है वो बोल दो, डजंट मैटर. फॉर एग्जाम्पल अगेन सिमिलर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं. मान लो टोटल चार्ज है 100 कूलम और ये जो एरिया है, इमेजिन दिस इज 5 मीटर स्क्वायर. तो हर एक मीटर स्क्वायर में कितना हुआ? 100/5 दैट इज 20. तो यहाँ पे तुम चार्ज को एरिया से डिवाइड कर रहे हो और इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. और इसका ऐसा यूनिट आएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर. और इसके डायमेंशंस आएंगे A1 T1 L minus 2. Good. Similarly, you have volume charge density, जिसको हम डिनोट करेंगे रो से. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हमारे पास एक वॉल्यूम है, जैसे फॉर एग्जांपल अ क्यूब. टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब इज Q और टोटल वॉल्यूम इज V. तो उस केस में हम लोग Q को किससे डिवाइड करेंगे? V से, और इसको बोल देंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो ये आएगा आपका कूलम पर मीटर क्यूब और डायमेंशनली ये आएगा आपका A1 T1 L minus 3. अब हमको गॉस लॉ के लिए ये दोनों लगने वाले हैं, इसलिए तुमको पहले ये पता होना चाहिए.
Then again, for Gauss law, we will need something called as electric flux. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए तुमको पता होना चाहिए समथिंग जो मैंने कल बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो डू यू रिमेंबर व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइंस. उसको क्या बोलते हो तुम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इतना याद रखना. व्हाट इज दिस फ्लक्स? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और अगर मैं यहाँ पे कोई एक एरिया ले लेता हूँ, सम एरिया, इस एरिया में से टोटल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर पास होते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मल टू इट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया से कैसे पास हो रहे हैं? नॉर्मल. उसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन, electric flux is defined as the number of electric field lines passing normally, normal मतलब perpendicular, passing normally through a given area. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया. वेरी गुड. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करने के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस में से परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं. तो ये था सरफेस. गुड. और बाय द वे और एक चीज़ याद रखना आप, अगर ये सरफेस स्मॉल है तो मैथ्स में या फिजिक्स में स्मॉल क्वांटिटी के लिए आगे लगाते हैं डी, तो ds. तो ds मतलब क्या होता है? स्मॉल सरफेस. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करने के लिए मैंने ऐसा दिखा दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये सरफेस को नॉर्मल पास हो रहा है. बट ऐसा कोई कंडीशन तो है नहीं कि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होगा. नहीं भी होगा. मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग नॉट नॉर्मली बट एट सम एंगल. ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पास हो रहा है. गुड. ओके. तो अब ऐसे केस में फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपको पहले तो ये याद होना चाहिए, अब तक हम लोग एरिया को स्केलर क्वांटिटी मान के चलते हैं. इट इज ओनली मैग्नीट्यूड. अब मुझे पहले एरिया को वेक्टर बनाना पड़ेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी? डायरेक्शन. स्केलर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो अगर मुझे एरिया को वेक्टर बनाना है तो मुझे एरिया को एक डायरेक्शन देना पड़ेगा. एरिया का डायरेक्शन हमेशा उस एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आता है. तो किसी भी एरिया को अगर वेक्टर बनाना है तो उसी एरिया पे क्या ड्रॉ कर दोगे? परपेंडिकुलर. तो ये आपका डायरेक्शन आ गया ds बार. और इलेक्ट्रिक फील्ड था E बार. मान लेते हैं इन दोनों में एंगल कितना है? थीटा. तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds बार. बाय डेफिनेशन फ्लक्स डिफाइन करते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास होने चाहिए थे? यहाँ पर नॉर्मल है क्या? नहीं. तो दो कंपोनेंट कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड का. एक ये कंपोनेंट आ गया विच इज़ नॉर्मल कंपोनेंट, और एक ये आ गया विच इज़ पैरेलल कंपोनेंट. ये कौन सा कंपोनेंट आएगा? E cos. और ये कौन सा आएगा? E sin. हमको फिलहाल क्या डिफाइन करना है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कौन सा कंपोनेंट चाहिए? cos. तो इसका फिलहाल कोई काम नहीं है, इसको हटा दो. जब ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, वैसा नहीं पड़ेगी, डोंट वरी. तो अब थोड़ा डेफिनेशन भी चेंज कर लेंगे. नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, वैसे मैंने फ्लक्स समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही दिखाई है. इट डज नॉट मीन कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रहा है. देयर आर मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू इट. तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है. हमने सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए एक ही लाइन दिखाई है, बट यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होते हैं. तो बाय डेफिनेशन याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कौन सा नॉर्मल कंपोनेंट है? E cos theta एंड द एरिया ऑफ द एलिमेंट. अभी इसको एलिमेंट बोलूँगा मैं क्योंकि छोटा सरफेस है, छोटे सरफेस को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं. तो बाय डेफिनेशन
remember electric flux can also be defined as the product of, किसका प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and the area of the element तो याद रखना नॉर्मल कंपोनेंट कौन था, E cos थीटा, और एरिया क्या था, ds, और फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से, लेकिन एरिया छोटा है क्या, हाँ, तो फ्लक्स भी कम पास होगा, हाँ, तो क्या लिखोगे, d फाई। तो इफ द एरिया इज स्मॉल तो फ्लक्स इज ऑल्सो स्मॉल। वैसे बाय द वे व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आया, ई डी एस कॉस थीटा, तो उसको क्या लिखोगे, ई बार डॉट डी एस बार। सो फ्लक्स इज ई बार डॉट डी एस बार। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो हमने एरिया एलिमेंट लिया है डी एस, ये एरिया एलिमेंट डी एस खुद एक बहुत बड़े सरफेस का छोटा सा एरिया है, तो इट इज़ पॉसिबल कि ये जो डी एस था जिसमें से हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया, दिस itself is a very small part of a very big surface। तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रहे हैं तो इसके बाजू में कोई एलिमेंट होगा, उसमें से भी पास हो रहे होंगे, इसके बाजू में और एलिमेंट होगा, वहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, तो इस पूरे बड़े सरफेस से क्या पास हो रहा है, फ्लक्स। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो मैथ्स में हम लोग उसको करते हैं इंटीग्रेट, समेशन उसको बोलते हो इंटीग्रेशन। समेशन कब, इंटीग्रेशन कब, समेशन जब तुम्हारे पास स्मॉल नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट्स हो, तो बोलो कि चलो इसमें से कितना फ्लक्स, इसमें से कितना फ्लक्स ऐड कर लो, समेशन। लेकिन अगर मेरे पास पूरे सरफेस पे लार्ज नंबर है और ऐसे एलिमेंट्स कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग समेशन को ही क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो अगर ये एलिमेंट खुद एक बड़े सरफेस का छोटा सा पार्ट है तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सो इफ दिस एलिमेंट ds is itself a small part of large surface S, then the total flux phi, क्योंकि अभी एरिया बड़ा है तो फ्लक्स भी बड़ा है, डी फाई नहीं लिखूंगा मैं, फाई लिखूंगा, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैथ्स में तुमको आएगा ही, और अगर तुम्हारा मैथ्स नहीं तो डोंट वरी, जहाँ जहाँ जितना लगता है बताते जाऊँगा। नाम में ये इंटीग्रेट साथ में लाना, तो इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है, बाजू में से कितना जा रहा है, उसके बाजू से कितना जा रहा है, सबको क्या किया हमने, साथ में लाया, ऐड किया, तो क्या किया, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन से मिल जाएगा। सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स फाई इज इंटीग्रेशन डी फाई। ये डी फाई एक एलिमेंट में से फ्लक्स था, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट किस पे है, सरफेस पे, तो इंटीग्रेट किस पे कर रहे हो तुम, सरफेस पे। तो इंटीग्रेशन डी फाई क्या था, ई बार डॉट डी एस बार, ये आ गया आपका टोटल फ्लक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, number of electric field lines passing through the area normal to it. Electric flux is defined as the number of electric field lines passing through an area normal to it, right? Mathematically it is a product of normal component of electric field and area of the element. So d phi is E cos theta into ds, so it is E bar dot ds bar। यहाँ तक पक्का क्लियर, गुड। अगर ये एलिमेंट एक बड़े सरफेस का छोटा सा पार्ट है तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन। ओके, अब इतना अगर पता है तो नाउ यू कैन बेसिकली टॉक अबाउट गॉस लॉ। तो पहला टॉपिक 12th का है गॉस लॉ, और गॉस लॉ का भी आपको सिर्फ स्टेटमेंट दिया है,
डेरिवेशन नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन मैं डेरिवेशन भी बताऊंगा क्योंकि वो डेरिवेशन के स्टेप्स तुमको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में काम में आते हैं। तो सबसे पहले अभी गॉस लॉ कहाँ यूज़ करना है वो समझ लो। तो लेट मी चेक इफ़ यू रिमेंबर, मेरे पास अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है Q और मुझे P पॉइंट पे विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ R इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट अ डिस्टेंस R? कल ही बताया था 1/4 pi epsilon 0 Q by R square, 1/4 pi epsilon 0 Q by R square, सिंगल पॉइंट चार्ज का। नाउ इमेजिन हमारे पास सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं है, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है। सपोज मेरे पास 3-4 चार्जेस हैं, तो P पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फील्ड निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, सबको क्या कर देंगे ऐड, जिसको हमने बोला था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। वहाँ तक ठीक, पर इमेजिन मेरे पास 1000 चार्जेस है, तो क्या मैं 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके ऐड करूँगा? नहीं, तो उस केस में गॉस लॉ लगता है। तो जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस हो, पॉइंट चार्जेस, और अगर आपको उसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गॉस लॉ, पहला एप्लीकेशन। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में सिर्फ पॉइंट चार्जेस की बात होती है, पूरा चार्ज किस में है, सिंगल पॉइंट में। लेकिन नाउ इमेजिन हमारे पास एक स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और मुझे इस स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट सम पॉइंट P। उसके लिए क्या यूज़ होगा, गॉस लॉ। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड चार्ज। यहाँ पे चार्ज पॉइंट में नहीं है, इट इज़ ऑन अ स्फीयर। ये आपका गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन है जो हम आज ही कवर करने वाले हैं। देन इमेजिन हमारे पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वी हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इस इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे चार्ज है and we want to find out what is the electric field due to this long straight wire at some point P। तो कैसे करेंगे, गॉस लॉ। गुड, एक एक करके सब एप्लीकेशन समझते जाओ। देन इमेजिन हमारे पास एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है, प्लेन शीट मतलब पेपर जैसा शीट, 2 डायमेंशनल, और इस 2 डायमेंशनल सरफेस पे और एक इन्फिनाइट है वेरी लार्ज। तो हमारे पास ऐसा एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है, इस पे चार्ज है और हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट सम पॉइंट P। हाउ विल यू डू दैट, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, लेकिन फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। तो गॉस लॉ कहाँ यूज़ करेंगे, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फॉर व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस, एक्सटेंडेड चार्जेस। सिंगल पॉइंट चार्ज का, 2 पॉइंट चार्ज का, 3 पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से और कूलम्ब्स लॉ से जो फॉर्मूला ऑब्टेन किया था वहाँ से मिल जाएगा। बट जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस हो या फिर आपके पास एक्सटेंडेड चार्जेस हो और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो वी विल अप्लाई गॉस लॉ, भी याद रखना अच्छे से। गुड, अब बिफोर आई राइट डाउन द स्टेटमेंट तो लिखूंगा इसका, पहले थोड़ा और अच्छे से समझ लो। सपोज हमारे पास सम नंबर ऑफ चार्जेस है, Q1, Q2, minus Q3, then Q4, then minus Q5। तो कुछ चार्जेस पॉजिटिव है और कुछ चार्जेस नेगेटिव है, करेक्ट। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, अवे, और नेगेटिव का टुवर्ड्स। अब एक काम करना, एक सरफेस इमेजिन कर लेना, ये इमेजिनरी सरफेस है और इसके आगे मैं इस इमेजिनरी सरफेस को बोलूँगा गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर सारे चार्जेस एनक्लोज्ड है क्योंकि वो सरफेस के अंदर है। व्हाट इज फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मल टू इट। जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे है कि टूवर्ड्स है, मतलब इसका फ्लक्स आउटवर्ड्स है, बाहर की तरफ है पॉजिटिव चार्ज का, करेक्ट। नेगेटिव चार्ज का टूवर्ड्स है कि अवे है, मतलब ये जो नेगेटिव चार्जेस है इनका फ्लक्स क्या है, इनवर्ड्स है, राइट। तो कुछ फ्लक्स आउटवर्ड्स है और कुछ फ्लक्स इनवर्ड्स है। वैसे ये सारे चार्जेस अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे,
पहला चार्ज अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा अपना करेगा, तीसरा अपना करेगा, नेगेटिव चार्ज अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो कुछ फ्लक्स आउटवर्ड्स है और कुछ फ्लक्स इनवर्ड्स है, ये किसका फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट क्यों बोला है तुमने, कुछ चार्जेस पॉजिटिव है और कुछ चार्जेस, तो उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और उसका फ्लक्स किस में से पास हो रहा है, सरफेस में से, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, मतलब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। ये हो गया स्टेटमेंट, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो इट स्टेट्स दैट the flux of net electric field, right, through a closed surface, वैसे इस क्लोज सरफेस को क्या नाम देंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जिस सरफेस में से तुम फ्लक्स देख रहे हो उसने कितना चार्ज क्लोज किया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था ना बाजू में और एक सरफेस है, इसमें कोई चार्ज है क्या, नहीं। तो हम कौन से सरफेस की बात कर रहे हैं, जिसने चार्ज को क्या किया, एनक्लोज्ड। सो इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। ये है आपका स्टेटमेंट। जिनको नहीं समझा मैं वापस एक बार बता देता हूँ, अभी ध्यान देना वापस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझा तो अगले 3 टॉपिक गए। देखो हमारे पास चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है, इस चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चार्जेस पॉजिटिव है, कुछ चार्जेस नेगेटिव है, बट पक्का अब जो पॉजिटिव चार्ज है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे और नेगेटिव का होगा टूवर्ड्स। हम एक सरफेस इमेजिन कर लेंगे और इस सरफेस ने सारे चार्जेस को क्लोज कर लिया, एनक्लोज कर लिया, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आउटवर्ड्स है और नेगेटिव का इनवर्ड्स है। मतलब ये जो टोटल चार्ज है इन्होंने कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, पॉजिटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, नेगेटिव अपना करेंगे, और वो सब रिजल्टेंट फील्ड को बोलेंगे नेट फील्ड। तो ये जो फ्लक्स था कुछ आउटवर्ड्स था कुछ इनवर्ड्स था, वो किसका फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फ्लक्स किस में से पास हो रहा है, थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो मैथमेटिकली अगर लिखना हो तो मैथमेटिकली फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लेकिन हमने अभी देखा व्हाट इज टोटल फ्लक्स, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार ओवर द सरफेस। गुड। अब रिमेंबर आपको 12th के लिए गॉस लॉ का डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये प्रूव करके देने वाला हूँ कि जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। उसका रीज़न है कि जब तुम एप्लीकेशन देखोगे, आज ही देखेंगे, तो जो डेरिवेशन के स्टेप्स है वही आपको रिपीट करते जाने हैं हर बार हर एक एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक चार्ज है, ऐसा इमेजिन कर लो Q एट सम पॉइंट O। गुड। इसको हमने एक सरफेस में एनक्लोज कर लिया। अब वैसे जो सरफेस है ना, इसका शेप कुछ भी हो सकता है, रैंडम शेप, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, आर्बिट्री शेप, लेकिन शेप क्या लेना वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे इस सरफेस पे कोई एक पॉइंट है P विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द चार्ज। हमको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस P पॉइंट पे एक छोटा एलिमेंट इमेजिन कर लेंगे ds। गुड। पहले यहाँ तक का स्टोरी मैं समझा देता हूँ। कंसीडर, और बोर्ड में लिखना पड़ता है और थ्योरी पता है तो JEE नीट में हेल्प होती है।
अगर आपके दिमाग में किसी ने भर दिया कि जेई नीट करना है तो थ्योरी क्यों करते हो, गए। अनलेस एंड अनटिल यू नो द थ्योरी प्रॉपरली क्वेश्चन फिजिक्स में सॉल्व नहीं होते। कंसीडर एक चार्ज है हमारे पास, तो कंसीडर अ चार्ज क्यू। क्यू कहाँ पे है चार्ज? प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एज शोन। ओके, देन हमने एक सरफेस इमेजिन कर लिया जिसने चार्ज को एनक्लोज किया। इमेजिन अ सरफेस which encloses this charge, ये इमेजिनरी सरफेस है और इसका नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। हमने इस सरफेस पे एक पॉइंट इमेजिन करके रखा है P, तो इमेजिन अ पॉइंट P, कंसीडर अ पॉइंट P ऑन दिस सरफेस। कितने डिस्टेंस पे है? R पे। ऑन दिस सरफेस एट डिस्टेंस R फ्रॉम चार्ज, एट डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट O, क्योंकि चार्ज था पॉइंट O पे। इसके बाद हमने क्या किया? वो P पॉइंट के सराउंडिंग में क्या इमेजिन कर लिया? एरिया एलिमेंट, और उसका एरिया कितना है? ds। तो इमेजिन an element of area ds surrounding the point P, गुड। अब इसके आगे, अब याद रखो ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे। क्या होता है? अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया अवे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E पॉजिटिव चार्ज का। गुड। देन जो एलिमेंट है, एलिमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? बाय ड्राइंग नॉर्मल टू इट। तो चलो इसको नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ds, ये डायरेक्शन आ गया। इन दोनों में एंगल कितना बन गया? थीटा। गुड। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, किसमें एंगल है ये? E बार एंड ds बार। We know that. Do you know what is the flux through this small area element? अभी आज ही बताया ना, क्या था? d phi इक्वल्स टू क्या था? अरे अभी 10 मिनट भी नहीं बता के, E ds cos theta। तो we know that the flux, हम फिलहाल फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं एलिमेंट में से। द फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट is given by d phi equals to E ds cos theta। E cos theta ds, E बार और ds बार एक ही बात है सब। यहाँ तक क्लियर है क्या? हमारे पास एक चार्ज था, कहाँ था? वो पॉइंट पे था, बराबर। देन हमने एक सरफेस इमेजिन कर लिया। क्या नाम दिया सरफेस को? गॉसियन, जिसने चार्ज को क्या किया? एनक्लोज। इस सरफेस पे एक पॉइंट लिया P, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो आगे एप्लीकेशन में काम में आएगा। उसका डिस्टेंस कितना है? R, बराबर। गुड। तो उसका डिस्टेंस हमने लिया है R, स्मॉल r। मैं लेटर्स भी बहुत केयरफुली यूज़ करने वाला हूँ। इस पॉइंट के बाजू में एक एलिमेंट इमेजिन कर लिया आपने, और अब हमको फ्लक्स फाइंड करना है इस एलिमेंट में से। वो क्या है? E ds cos theta। बट डू यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 1/4 pi epsilon 0 q by r square। तो d phi will be equal to 1/4 pi epsilon 0 q by r square ds cos theta। ओके, तो d phi equals to q upon 4 pi epsilon 0 ds cos theta by r square।
अब इसको जानबूझ के ऐसा लिखा है मैंने, बिकॉज अभी 11वीं का भी बेसिक्स चाहिए पहले चैप्टर का। हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन SI सिस्टम, एंड देयर आर 2 सप्लीमेंट्री आल्सो। कौन से? प्लेन एंगल जिसको तुम 2D एंगल बोलते हो, सॉलिड एंगल जिसको तुम 3D एंगल बोलते हो। तो मुझे बताओ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का डेफिनेशन क्या था? भूल गए? वो तो तुम स्कूल से सीखते आ रहे हो ना, प्लेन एंगल। हमने स्कूल में देखा था कि अगर हम एक आर्क लेते हैं, आर्क स्मॉल आर्क है इसलिए DS, राइट, DS, और अगर आर्क स्मॉल है तो एंगल भी स्मॉल है, d थीटा, और ये रेडियस है। हमने स्कूल में देखा था आर्क लेंथ इज रेडियस इनटू एंगल। तो व्हाट इज एंगल? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसको बोलते हो प्लेन एंगल या फिर 2D एंगल, राइट। यहाँ पे एक सर्कल का छोटा सा पार्ट एंगल बना रहा है सेंटर पे, वेयर एज 3D एंगल में या फिर सॉलिड एंगल में हमारे पास एक स्फीयर है, और स्फीयर पे एक छोटा सा पोर्शन है। पोर्शन मतलब एरिया है, और ये जो पोर्शन है ये स्फीयर के सेंटर पे एंगल बनाता है, जिसको तुम बोलते हो सॉलिड एंगल, डिनोट करते हो d से। और यहाँ पे रेडियस है r, और ये एरिया है a। बाय डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे बाय डेफिनेशन आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यहाँ पे एरिया ऑफ द पोर्शन अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये होता है सॉलिड एंगल। आइसक्रीम कोन है वो, अभी याद आएगा। आइसक्रीम कोन का ऊपर का शेप क्या होता है? सर्कल, और वो सर्कल वर्टेक्स पे जो एंगल बनाता है वो कौन सा होता है? ये वाला, जिसको क्या बोलते हो? सॉलिड एंगल या फिर 3D एंगल। ओके, मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये पेन, डू यू सी दिस पेन? ये पेन आपके आंखों पे एंगल बनाएगा 2D की 3D? 2D, क्योंकि लाइन जैसा ऑब्जेक्ट है। कैसा ये? वेरी गुड। और आपके पास अगर ऑब्जेक्ट सरफेस जैसा हो, जैसे फॉर एग्जांपल दिस टैग, ये आपके आंखों पे कौन सा एंगल बनाएगा? 3D। व्हेन यू लुक एट मून, 3D की 2D? मून सरफेस है, सरफेस, कौन सा एंगल? 3D। ये जो ट्राइपॉड का स्टैंड है 2D। तो लाइन जैसे ऑब्जेक्ट कौन सा एंगल बनाते हैं? 2D। और सरफेस वाले? वेरी गुड। और सरफेस के लिए सॉलिड एंगल क्या है? एरिया अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं साथ में कॉस साइन कुछ लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो वैसे भी नंबर है ना, कॉस ऑफ थीटा नंबर ही होता है ना। व्हाट इज कॉस ऑफ 60? सम नंबर। व्हाट इज कॉस ऑफ 30? सम नंबर। व्हाट इज कॉस ऑफ 45? सम नंबर। तो याद रखना इसके डायमेंशंस तो है नहीं, तो थोड़ा सा अगर ये समझा होगा तो तुमको अभी समझ में आएगा। तुमको ये समझ में आएगा कि जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म लिखा है ये एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर है, मतलब ये कैसा है? सॉलिड एंगल। तो वी नो दैट अजम्पशन कि 11वीं का तुमको याद था, जो नहीं था, दिस इज सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो ये यहाँ पे डी ओमेगा लिखोगे। तो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट डी फाई इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू डी ओमेगा। आ गया फ्लक्स। लेकिन फ्लक्स किस में से? छोटे से एलिमेंट में से। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हो? इंटीग्रेशन। So therefore total flux can be obtained by integration as तो टोटल फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी फाई, और डी फाई क्या है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। ओके, क्यू कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन किस पे? डी ओमेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए टोटल सॉलिड एंगल, क्योंकि इंटीग्रेशन डी ओमेगा मतलब टोटल सॉलिड एंगल, इसकी वैल्यू हमेशा 4 पाई आती है। कितनी आती है? कितनी आती है? कितनी आती है? 4 पाई। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। देयरफॉर ये टोटल फ्लक्स क्या आ गया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। 4 पाई
तो फ्लक्स क्या आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन ये Q क्या था, चार्ज एनक्लोज्ड, और डिवाइडेड क्या है, एप्सिलॉन 0। हो गया गॉस लॉ प्रूफ। टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। हमने यही तो लिखा ना स्टेटमेंट में, लिखा कि नहीं स्टेटमेंट में ऐसा हमने, डिड वी राइट डाउन, इट स्टेट्स दैट द फ्लक्स मतलब फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। तो चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, ये हो गया गॉस लॉ का प्रूफ। आपको 12th में गॉस लॉ का डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, आउट ऑफ स्कोप, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इफ़ यू रियलाइज्ड, डिड यू रियलाइज, हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए। हमको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसी पॉइंट पे एक इमेजिन कर लिया एरिया, सरफेस इमेजिन कर लिया, इमेजिनरी है वो, क्या नाम था उसका, गॉसियन। तो स्टेप 1, जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है यू विल हैव टू इमेजिन अ सरफेस, और जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट उस सरफेस पे होना चाहिए। नंबर 2, जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है उसके सराउंडिंग में पहले क्या लिया, स्मॉल एलिमेंट, उसका क्या निकाला, फ्लक्स। नंबर 3 क्या किया, इंटीग्रेट। तो ये 3 स्टेप्स याद रखोगे तो अभी एप्लीकेशंस विल बी वेरी इजी। तो वी विल नाउ सी वन बाय वन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। और 3 एप्लीकेशन है, 3 में से मैं जो पहला बताऊंगा बाकी 2 के लिए वैसा का वैसा एक एक स्टेप फॉलो करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, पहला, इफ़ यू लुक, सबसे पहला आपको दिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड spherical shell और hollow sphere, और hollow sphere। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक चार्ज्ड स्फेरिकल शेल का या फिर hollow sphere का, और वो चार्ज्ड है, चार्ज्ड। अब ना बिफोर आई गो अहेड थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से सुन लो। तो यू हैव टू ऑफ कोर्स बी अटेंटिव हियर। यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है स्फेरिकल फॉर्म का, और होलो स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है। सबसे पहले ये एक सरफेस है, तो डेंसिटी कौन सा है, लीनियर सरफेस की वॉल्यूम सरफेस, तो लैम्डा सिग्मा की रो सिग्मा, तो सिग्मा यूज होगा। नंबर 2, जिस कंडक्टर के ऊपर चार्ज है उस कंडक्टर का रेडियस हमेशा मैं कैपिटल R डिनोट करने वाला हूँ, ऑलवेज। तो यहाँ पे कैपिटल R मतलब रियल सरफेस है, ये इमेजिनरी नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है, नहीं तो फिर पता लगा गॉसियन सरफेस में और कंडक्टर में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। गुड, पक्का पक्का। हमको एक P पॉइंट पे फाइंड करना है, एक सम पॉइंट कहीं भी ले लो, तुम्हारी मर्जी मान लो, यहाँ ले लेते चलो। इस P पॉइंट पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर, और इस P पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल r। मैंने आपको अभी भी बताया कि गॉस लॉ में हमको चार्ज को क्या करना पड़ता है, एनक्लोज, मतलब क्लोज, मतलब पूरे चार्ज को क्या करना पड़ेगा, क्लोज। किसमें, इमेजिनरी सरफेस, और उस इमेजिनरी सरफेस का नाम क्या था, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस का शेप कुछ भी हो सकता है, ऐसा मैंने बोला था, एनीथिंग। तो एक काम करो ना, एनीथिंग ना, तो जिस शेप का कंडक्टर है उसी शेप का गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देना। ऐसा करोगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे। यहाँ पे कंडक्टर का शेप क्या था, स्फीयर, तो गॉसियन सरफेस क्या है, स्फीयर, और कॉन्सेंट्रिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक, सेम सेंटर। ओके, पक्का पक्का। तो इस गॉसियन सरफेस को हम लोग बोलेंगे गॉसियन स्फीयर। क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये स्फेरिकल है इसलिए, तो दिस इज योर गॉसियन स्फीयर। गुड, है तो क्लियर। अब जो दिखता है वो लिखना पड़ता है। क्या है हमारे पास, एक कंडक्टर है जिस पे चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, राइट, उसका रेडियस कितना है, r है। ओके, गुड। सो कंसीडर a spherical shell, a spherical shell of radius, छोटू r की बड़ा r,
कंडक्टर का रेडियस आर ही लेना कैपिटल, नहीं तो हमको कन्फ्यूजन होगा। तो नाम तो कुछ भी दे दो तुम्हारी मर्जी, लेकिन टू कीप यूनिफॉर्मिटी लेट अस कॉल इट कैपिटल आर। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कौन सा डेंसिटी? सिग्मा, सिग्मा। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। हमको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? पी पॉइंट पे। तो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, और ये पॉइंट P का डिस्टेंस कितना था? स्मॉल r। कहाँ से? सेंटर से। तो एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, इमेजिन, क्या इमेजिन कर लिया? गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस का शेप क्या था? स्फेरिकल। और ये क्या था? कॉन्सेंट्रिक। सो इमेजिन अ गॉसियन सरफेस, imagine a Gaussian surface in the form of concentric sphere या फिर spherical shell of radius small r, क्योंकि जिस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है उसका डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। हो गया? गुड। इसके बाद मैंने क्या बोला था? इसके बाद क्या करेंगे? पी पॉइंट के सराउंडिंग में क्या इमेजिन करेंगे? एरिया एलिमेंट। सो इमेजिन अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds सराउंडिंग पॉइंट P डायग्राम में दिखा देते हैं। तो जो P पॉइंट है, P पॉइंट, इसके सराउंडिंग में इस गॉसियन स्फीयर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ds। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल है। ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है? वेरी गुड, अवे। और ds का डायरेक्शन में क्या होता है? नॉर्मल। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो ds का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ गया? सेम। मतलब एंगल कितना है? 0। पक्का पक्का, गुड। तो ड्यू टू सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है ये। तो ड्यू टू सिमेट्री E बार एंड ds बार हैव सेम डायरेक्शन, therefore एंगल कितना आया? 0। तो therefore फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट, पहले इसमें से फ्लक्स निकाल लो। फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट इज d phi इक्वल्स टू EDS cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 और cos 0 इज 1, तो ये आ जाएगा EDS। गुड। एक एक स्टेप फॉलो करोगे तो अपने आप सब याद रहेगा। कुछ नहीं है, सो सिंपल थिंग। फिजिक्स सिंपल है, फिजिक्स सच में सिंपल है। ओनली थिंग इज थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा फ्लो अच्छे से समझना पड़ता है, और इसलिए डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी वहीं सॉल्व हो गई, क्योंकि डायग्राम गिव्स यू रफ आइडिया कि क्या करना है आगे। अब 3 स्टेप याद रखना। सबसे पहले वी नो दैट, क्या तुमको पता है? पता है। व्हाट इज टोटल फ्लक्स? E बार डॉट ds बार का इंटीग्रेशन, एंड व्हाट इज दैट? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। गुड, पक्का। इक्वेशन नंबर 1, या एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा दो। इंटीग्रेशन E ds cos थीटा इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। ओके, गुड। ऐसा भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। गुड। अब चार्ज एनक्लोज कितना है वो फाइंड करो। अब चार्ज एनक्लोज कैसे फाइंड करोगे?
तो डू यू नो इफ़ यू नो व्हाट इज सिग्मा? अभी आज डिफाइन किया था ना, क्यू बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। किसका एरिया? कंडक्टर का कि गॉसियन सरफेस का? कंडक्टर का। चार्ज गॉसियन सरफेस पे नहीं है, चार्ज किस पे है? चार्ज किस पे है? चार्ज किस पे है? कंडक्टर। व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर? 4 पाई, हाँ कैपिटल आर, स्मॉल आर मत लिखना क्योंकि कंडक्टर का रेडियस क्या था? कैपिटल आर। इसलिए मैंने बोला था एक छोटी सी गलती गए। चार्ज फाइंड कर रहे हो तो चार्ज कंडक्टर पे है, गॉसियन सरफेस पे नहीं है, तो ये चार्ज क्या आ गया तुम्हारा? 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। और यही चार्ज है जो चार्ज एनक्लोज्ड है, क्योंकि इतना ही चार्ज है जो इमेजिनरी सरफेस के अंदर है। तो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, इक्वेशन नंबर 2। बराबर? श्योर। देखो इक्वेशन 1 गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 2 चार्ज एनक्लोज्ड, इक्वेशन नंबर 3 लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। ऑल्सो यू हैव इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। अब क्योंकि प्रॉब्लम सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ये कि ये पी पॉइंट मैं यहाँ लेता या यहाँ लेता या कहीं और लेता, तो हर केस में डी एस का और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या था? सेम। इसलिए हर केस में मतलब तुम डी एस कहीं पे भी ले लो, टेक एनी वेयर यू वांट, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्या आएगी? 0। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ए बार डॉट डी एस बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस ऑफ 0। अच्छा एक बात और बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था? 1/4 वो तो कांस्टेंट है, Q बाय आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। तो ये जो P पॉइंट है मैंने यहाँ लिया, यहाँ लेता, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता? हाँ। यहाँ लेता तो सेम होता क्या? हाँ। और इन सब पॉइंट्स पे चार्ज सेम है क्या? हाँ। तो इन सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है क्या? हाँ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है क्या? हाँ। और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। वेरी गुड। व्हाट इज इंटीग्रेशन डी एस? ये तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो? फ्लक्स कंडक्टर से पास हो रहा है कि गॉसियन सरफेस से? कंडक्टर से कि गॉसियन सरफेस से? फ्लक्स कहाँ से पास हो रहा है? फ्लक्स इमेजिनरी सरफेस से पास होता है। और इमेजिनरी कौन है? वेरी गुड। उसका शेप क्या है इस केस में? और ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को मैं ऐड करते गया, मैं डी एस, तो पूरा क्या बन गया? स्फीयर। तो टोटल एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई छोटू आर स्क्वायर की बड़ा आर स्क्वायर। फिर वापस गड़बड़ कर रहे हो। अरे फ्लक्स में स्मॉल आर और चार्ज एनक्लोज में कैपिटल आर। फ्लक्स इमेजिनरी सरफेस से पास होता है। इमेजिनरी कौन है? गॉसियन। उसका रेडियस क्या था? स्मॉल आर। और रियल सरफेस कौन है? कंडक्टर। उसका क्या था? कैपिटल आर। चार्ज कहाँ है? रियल पे कि इमेजिनरी पे? हाँ। तो चार्ज फाइंड करते हो एरिया में कैपिटल आर लोगे कि स्मॉल आर लोगे? गुड। और फ्लक्स के लिए क्या लेंगे? स्मॉल आर। ओके। एंड दैट इज द रीज़न कि मैं थ्रू आउट गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस के लिए स्मॉल आर ही यूज़ करूँगा और रियल के लिए कैपिटल आर, क्योंकि एक टॉपिक में कैपिटल आर दूसरे में स्मॉल आर, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? 1 में। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 and 3, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड मतलब कौन है? इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार। उसकी वैल्यू क्या आई? इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में क्या था? चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0। चार्ज एनक्लोज कितना आया? 4 पाई कौन सा आर इंटू क्या? सिग्मा। 4 पाई कैंसल। तो आपको ई क्या मिल गया? क्या मिला? ई सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर।
ये हमको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर। लेकिन अगर नोटिस किया होगा यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो कंडक्टर के बाहर है। तो वी हैव फाउंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। सो दिस इज एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। गुड, पक्का पक्का, डोंट वरी, वापस रिपीट कर दूंगा मैं ये। अब हम एक काम करेंगे, अब हम स्पेशल केसेस ले लेंगे। स्पेशल केस नंबर 1, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है? स्फीयर के सरफेस पे, मतलब कंडक्टर के सरफेस पे। अच्छा एक बात बताओ, हमको जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था आउटसाइड, तो हमने डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्फीयर से मेजर किया, क्या बोल दिया? स्मॉल आर। अब मुझे कंडक्टर के ही सरफेस पे फाइंड करना है, तो इस केस में स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल आर। वेरी गुड। तो जब तुम सरफेस पे फाइंड कर रहे हो ना, सरफेस पे, तो बस ऐसा बोल देना कि छोटा आर इक्वल टू बड़ा आर। व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 छोटू आर स्क्वायर। ये दोनों सेम है कि नहीं? तो हो गया कैंसिल। हाँ, तो एट द सरफेस, जागो जागो, एट द सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आती है सिग्मा बाय, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट और एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट। तीसरा, इनसाइड। डू यू रिमेंबर? इफ़ यू रिमेंबर, कल ही मैंने आपको 11th का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ बताए थे। उसमें एक प्रॉपर्टी था, मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास इनसाइड द कंडक्टर। और मैंने ये भी बोला था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होते वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ पे भी कंडक्टर के अंदर तो फील्ड लाइंस होंगे नहीं, तो इनसाइड क्या आना चाहिए? तो भी शो करेंगे 0। तो इनसाइड द कंडक्टर के लिए मतलब इनसाइड द स्फीयर। व्हेन आई से स्फीयर मतलब कंडक्टर, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे गॉसियन स्फीयर कि कौन सा स्फीयर। तो एक काम करता हूँ, इनसाइड द कंडक्टर बोल देता हूँ। यहाँ पे भी बोल देता हूँ ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यू नो, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होता है, अंदर कुछ नहीं होता है। तो व्हाट इज चार्ज इनसाइड? 0। तो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज्ड क्या है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम कहाँ से फाइंड करते हो? चार्ज एनक्लोज्ड से। तो जब चार्ज ही नहीं तो फील्ड क्या है? 0 हो गया। गुड गुड। तो बिफोर वी गो अहेड टू द सेकंड एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन हम लोग रिपीट कर लेंगे। पहले एप्लीकेशन में हमको क्या फाइंड करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल और अ हॉलो स्फीयर। हमारे पास एक कंडक्टर है जिस पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, जिसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। उस पर चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा। हमारे पास एक पॉइंट है, कहाँ है? आउटसाइड, पी पॉइंट। कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल आर। वहाँ पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा लॉ लगाना है? गॉस लॉ। गॉस लॉ में चार्ज को क्या करना पड़ता है? एनक्लोज। तो चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमने क्या इमेजिन किया? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का शेप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट थिंग इज टू टेक द सेम शेप एज दैट ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर क्या था? स्फीयर। तो गॉसियन सरफेस भी क्या है? स्फीयर, और कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सेम सेंटर है। इसके बाद हमने पी पॉइंट पे जहाँ पे फील्ड फाइंड करना है उसके सराउंडिंग में क्या इमेजिन कर लिया? एरिया एलिमेंट। और सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार और डी एस बार का डायरेक्शन क्या आया? सेम। तो एंगल कितना है? 0। तो ई बार और डी एस बार क्या बन गया? ई डी एस। कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई। बराबर यहाँ तक? पक्का पक्का, श्योर श्योर। फिर हम लोग गॉस लॉ का डेफिनेशन यूज़ करेंगे। फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमेशा क्या लेंगे? गॉस लॉ। क्या लेंगे? गॉस लॉ का डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। देन हम लोग चार्ज एनक्लोज फाइंड करेंगे। अभी चार्ज किस पे था? स्फीयर पे। स्फीयर एक लाइन है कि सरफेस है? तो चार्ज डेंसिटी कौन सा? सरफेस, मतलब सिग्मा।
व्हाट इज सिग्मा बाय डेफिनेशन? चार्ज अपॉन एरिया। तो व्हाट इज चार्ज? सिग्मा इनटू एरिया। किसका एरिया? कौन सा स्फीयर? कंडक्टर, क्योंकि चार्ज कहाँ है? कंडक्टर। व्हाट इज एरिया ऑफ कंडक्टर? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू सिग्मा, दैट बिकम्स चार्ज। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 में हम लोग गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, क्योंकि ये ई बार डॉट डी एस बार जो हमने लिया था वो एक सिंगल एलिमेंट का फ्लक्स था, लेकिन फ्लक्स पूरे स्फीयर से पास होगा कि नहीं? तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? ई क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट गया तो ई इंटीग्रेशन डी एस, मतलब बेसिकली तुम यहाँ तक आ गए। ये इंटीग्रेशन डी एस किसका इंटीग्रेशन है? कौन से सरफेस का? गॉसियन। फ्लक्स कहाँ से पास होता है? गॉसियन। तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या आएगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। फिर ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, हमको क्या मिल जाएगा? E इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। पक्का पक्का। लेकिन ये तुमने कहाँ फाइंड किया? एट अ पॉइंट आउटसाइड। और अगर मुझे सरफेस पे ही फाइंड करना हो, सरफेस पे, तो स्मॉल आर इक्वल टू, तो ऑन द सरफेस अगर करूँगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। और इनसाइड क्या आएगा? 0। गुड। अब हम देखेंगे सेकेंड एप्लीकेशन। तो सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एट अ पॉइंट due to an infinitely long charged wire, an infinitely long charged wire या charged conductor, एक ही बात है, wire is a conductor। इस केस में हमारे पास एक infinitely long charged conductor है, infinitely long charged conductor है। गुड। जिसपे हमारे पास लेट अस से पॉजिटिव चार्ज है, और ये वायर है। वायर 1D होता है कि 2D होता है? वह 2D कहाँ से हो गया? 1D। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और कंडक्टर का, अच्छा बाय द वे ये पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दिस, यू शुड नो दिस, इसको बोलते हैं एक्सिस, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप है। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड एज एक्सिस। ये एक्सिस है। और मैंने आपको अभी बताया था, जो रियल सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज है, उसके रेडियस को हम हमेशा किससे नोट करेंगे? कैपिटल आर। तो मैं कैपिटल आर ही बोलने वाला हूँ इसको। गुड। देन हमारे पास एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट। कहीं भी ले लो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका? वायर का। और मैंने तुमको बोला था इसका डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे? स्मॉल आर। वेरी गुड। और रिमेंबर किसका एप्लीकेशन है? गॉस लॉ। गॉस लॉ में चार्ज को क्या करना पड़ता है? एनक्लोज। तो क्या इमेजिन करना पड़ता है? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का शेप क्या लोगे? जो कंडक्टर का शेप है। कंडक्टर का शेप क्या है? सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे क्या लेंगे? सिलेंड्रिकल। तो गॉसियन सिलेंडर बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? गॉसियन सिलेंडर। सिर्फ एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो हम पूरे चार्ज को एनक्लोज कर ही नहीं सकते हैं। मतलब हम जो गॉसियन सिलेंडर इमेजिन करेंगे वो फाइनाइट लेंथ का होगा। यू कैन नॉट टेक गॉसियन सरफेस ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, तो फाइनाइट लेंथ का होगा वो, ये याद रखना। तो वी विल इमेजिन गॉसियन Gaussian surface in the form of a cylinder of finite length L, some length L। ये लेंथ को L बोल देता हूँ मैं, L। और ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसका रेडियस क्या है? स्मॉल r। क्या है? स्मॉल r। यहाँ तक क्लियर? फिर सारा का सारा प्रोसेस सेम है। इवन इन फैक्ट राइट अप
भी सेम रहेगा। वहाँ पे कंसिडर स्पेरिकल शेल बोला था, यहाँ बोला कंसिडर एन इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस आर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P at a distance r from the axis. Imagine a Gaussian surface in the form of coaxial, क्योंकि if you notice वायर सिलेंडर था और गॉसियन सरफेस भी सिलेंडर था, दोनों का एक्सिस क्या है सेम, तो कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस r। तो लेट अस यूज टेक्नोलॉजी, टाइम बचता है ना, भाई तो कौन लिखेगा इतना सारा, मेरे लिए अच्छा है, तुम एग्जाम में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो आई कैन यूज कॉपी एंड पेस्ट, यू कांट, करना मत। तो फ्रेंड ने गलत लिखा, तुम छाप के आ गया उसका, उसके भी मार्क्स है, तुम्हारे भी मार्क्स है। सो कंसिडर क्या वायर है, वायर कैसा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सो कंसिडर एन infinitely long straight wire. Consider an infinitely long straight conductor, मतलब wire, long straight wire, okay, have of course of radius r, of radius capital R, having कौन सा density, linear charge density, और इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस, यहाँ पे भी सेंटर नहीं, एक्सिस। इमेजिन अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर, फॉर्म ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l, क्योंकि यहाँ पे हमको सिलेंडर का लेंथ फाइनाइट लेना है। गुड, देन वापस कॉपी पेस्ट, फिर वही सेम, वहाँ पे क्या किया था, इमेजिन अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds सराउंडिंग P, यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एक एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट ds, सेम पूरा का पूरा सेम, सिर्फ थोड़े से स्टेप्स अलग होंगे, डन, बाकी सब कुछ सेम है। तो इमेजिन अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds सराउंडिंग पॉइंट P, कर लिया कैसा, हाँ। फिर ड्यू टू सिमेट्री, यहाँ की स्टोरी सेम है, ई बार एंड डी इस बार हैज सेम डायरेक्शन। देख लो ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, उसका फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। और ds का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, क्योंकि ds मतलब इस पे परपेंडिकुलर, तो ई बार और ds बार का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सेम स्टोरी, थीटा 0, फ्लक्स टू दिस एलिमेंट इज सेम, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं, तो सेम। अब फिर वापस से ऐसा ही, सिर्फ अब थोड़ा चेंज होगा, अब मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, तो अब मैं बोलूँगा स्टेप्स वी विल कीप सेम। वी नो दैट, डू यू नो दैट, you know what is flux, integration E bar dot ds bar equals to charge enclosed by epsilon 0। फिर हमने क्या फाइंड किया था, चार्ज एनक्लोज, कैसे, डेंसिटी का डेफिनेशन यूज करके। वहाँ पे तुमने बोला था सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, यहाँ पे तुम बोलोगे लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, पक्का श्योर 100%। तो व्हाट इज क्यू, लैम्डा इनटू एल, ओके, लेंथ, जितना चार्ज एनक्लोज्ड है उतना लेंथ, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, एल, तो एल, ओके, ये हमारा चार्ज एनक्लोज्ड है, तो चार्ज एनक्लोज्ड इज लैम्डा इनटू एल, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या फाइंड किया था, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कौन, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1, और ई क्या है कांस्टेंट, क्योंकि सेम स्टोरी, ई डिपेंड करता है दो ही चीज़ों पे, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। ये डी एस मैं यहाँ ले लेता,
डिस्टेंस सेम है, हाँ। चार्ज सेम है, हाँ। यहाँ ले लेता तो भी सेम है क्या, हाँ। तो फिर इसलिए ई क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर। अंदर क्या बचेगा, डी एस। वॉट इज दिस डी एस, डी एस इज, अब देखो ऐसा है, ये डी एस, ये डी एस, ये डी एस, ये डी एस, इस पूरे सरफेस पे डी एस डी एस डी एस डी एस, किस कौन सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे। और गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंडर है। तो जब मैं सारे डी एस को ऐड करूँगा तो मुझे किसका एरिया मिलेगा, गॉसियन सिलेंडर का। व्हाट इज एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर। चलो जिनको नहीं पता उनके लिए सिंपल है, सिंपल है। हमको जब वॉल्यूम फाइंड करना होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सिलेंडर, टोटल स्पेस। और वॉल्यूम होता है L⁻³ डायमेंशनली। तो तुम पूरा एरिया लेते हो, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस, पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ। तो पाई आर स्क्वायर एल इज द वॉल्यूम, आर स्क्वायर L2 और लेंथ इज L1, तो L3 आ गया। पक्का पक्का। अब जब मैंने बोला सरफेस एरिया, सिर्फ सरफेस का एरिया, अंदर नहीं, सिर्फ सरफेस, व्हाट इज दिस, सर्कमफरेंस। व्हाट इज सर्कमफरेंस, 2 पाई आर इनटू एल। तो व्हाट इज सरफेस एरिया, 2 पाई आर इनटू एल। तो 2 पाई आर एल आएगा, वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एल। इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 and 2 and 3, देखो ये मतलब ये, तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, चार्ज एनक्लोज लैम्डा है, लैम्डा इंटू एल, एल एल कैंसल। वेरी गुड। तो तुमको E क्या मिला, E, ये उसको भी शिफ्ट कर दो ना, क्या मिला, अरे 1/2 पाई एप्सिलॉन जीरो लैम्डा बाय आर। देखो देखो, ये 2 पाई इसको दे दिया और लैम्डा बाय आर, राइट। होना तो आ गया, लेकिन तुमको याद है क्या, हमको वैल्यू पता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की। यहाँ पे क्या आया, 2 पाई। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, तो सिर्फ एक काम करना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। गुड। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का। कहाँ पे, एट अ पॉइंट आउटसाइड, एट अ पॉइंट आउटसाइड। फिर यहाँ पे भी वही 2 स्पेशल केसेस बनेंगे, सेम 2 स्पेशल केसेस। 1 कहाँ पे, ऑन द सरफेस, किसके, कंडक्टर के। कंडक्टर कौन है, वायर है। तो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो यू विल गेट फ्रॉम हियर ऑन द सरफेस क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो टू लैम्डा बाय कैपिटल R। और दूसरा इनसाइड, वो क्या आएगा, 0। वो तो ठीक है, लिखो मत लिखो, डजंट मैटर, इट इज 0। तो इनसाइड एस 0, E इनसाइड इज 0। गुड। तो मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ, बहुत सिंपल सा केस है ये भी। हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसका, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, ऑफ कोर्स चार्ज वायर है। गुड। जिसका रेडियस कितना है, r। तो इसके लिए हमको कहाँ फील्ड फाइंड करना है, P पॉइंट पे। कौन सा लॉ लगाएंगे, गॉस लॉ। तो चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज, लेकिन वायर क्या है, इन्फिनाइट। तो हम पूरे चार्ज को एनक्लोज करेंगे क्या, नहीं। तो एक सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेंगे ऑफ लेंथ L एंड रेडियस स्मॉल r। गुड, यहाँ तक क्लियर। फिर हम लोग गॉस लॉ यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन जीरो, इक्वेशन नंबर 1। फिर चार्ज एनक्लोज फाइंड करोगे, कैसे करोगे, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्डा इज q बाय l, तो व्हाट इज q, लैम्डा इंटू l। तो चार्ज एनक्लोज कितना हो गया, लैम्डा इंटू l। इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार क्या है, ADS cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, और E कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार आ गया E इंटीग्रेशन ds। किसका इंटीग्रेशन ds, सिलेंडर का, दैट इज 2 पाई छोटू r इंटू l। कैपिटल R लिखना नहीं, क्योंकि फ्लक्स गॉसियन सरफेस से पास होता है। तो वो तुमको मिल गया E 2 पाई r l। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड था चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो,
आगे कुछ कितना आया लैम्डा एल, तो ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, एल एल कैंसल, तो ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो लैम्डा बाई आर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, तो 1 अपॉन 4/0 टू लैम्डा बाई आर। पक्का पक्का, गुड। तीसरा एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए टाइम नहीं है, वी हैव टू स्टॉप।